तो पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने शुरुआत किया था श्रोडिंजर्स वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि श्रोडिंजर्स कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आपके ऑर्बिटल्स या सब शेल से सब शेल बना है और सब शेल से शेल। उसके आधार पर हमने एसपीडीएफ सबशेल्स के बारे में जानकारी देखी, उनके शेप के बारे में बात की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिस्कस किया और साथ ही क्वांटम नंबर्स की भी चर्चा की। हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल या सब शेल को, और स्पिन क्वांटम नंबर एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन का आपका स्पिन बताता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन +1/2 और दूसरा इलेक्ट्रॉन -1/2। तो यहां तक चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग थ्योरी कम और क्वेश्चंस पर ज्यादा बात करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने तुमको कहा भी था कि श्रोडिंजर्स कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास ऑलमोस्ट हम क्वेश्चंस पर ही बात कर रहे होंगे। और सबसे पहले आपके पास यहां पर श्रोडिंजर्स कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ा उस पर बेस्ड ये आपके कुछ एक क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूंगा इन क्वेश्चंस को जल्दी से आप लोग एक बार सॉल्व कर डालें। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक या इवन 5 हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो चलिए ये पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आगे कुछ और शुरुआत करूंगा। ठीक है, चलो शुरू करो। और आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करिए। क्वेश्चन को नोट करने की ऐसा जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ सॉल्व करिए आप कॉपी पर। चलो शुरू हो जाओ। ओके, तो मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं फिर इन क्वेश्चंस का। देखिए यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पहले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 5f ऑर्बिटल में है। कहां है? 5f ऑर्बिटल में। तो इसका पॉसिबल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? n, l, m और s क्या हो सकता है? अब देखो क्वेश्चन में ये तो दिया है कि 5f ऑर्बिटल है, बट ये तो नहीं बताया गया ना कि 5f का कौन सा ऑर्बिटल है, ये तो बताया नहीं गया। अब 5f में तो टोटल 7 आपके ऑर्बिटल होते हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि n बराबर इसका 5 होगा और L बराबर 3 होगा। लेकिन अगर मैं M की बात करूं तो +-2, +-1, 0 कुछ भी हो सकता है। ओके, और स्पिन क्वांटम नंबर भी प्लस या -1/2 हो सकता है, क्योंकि आपको क्लियरली नहीं बताया गया कि कौन सा ऑर्बिटल का कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये है। दूसरा कहता है कि सेकेंड क्वेश्चन में कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिस इज इक्वल टू 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1, तो सेकंड शेल एंड p ऑर्बिटल इट मे बी 2px, इट मे बी 2py और इट मे बी 2pz, बिकॉज दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 इज फॉर p सबशेल ना, and in p subshell we have got 3p orbitals, so this is either 2px or 2py or 2pz. Second one, n equal to 3, L equal to 0. For n equal to 3, you can say this is third shell, and s equal to 0 means spherical s subshell. So the orbital designated will be 3s. Hope this is clear. Okay? बोलिए क्या कहते हैं, समझ आ गया? Okay, fine. Now in second question, as you can see, we are given that for an element we have 2 electrons in K subshell, 8 electrons in S shell, not subshell, shell. First shell 2, second shell 8, third shell 9 and the fourth shell 2. So the total number of electrons are equal to 8 plus 2, 10 plus 9, 19 plus 2 that is 21 and this is Scandinavium, क्योंकि स्कैंडिनेवियम का ही एटॉमिक नंबर 21 होता है। फिर अगला है टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन। तो यार आपके सामने ही है टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, ये 2 s के हैं। सेकेंड शेल में 8 में से 2 s के होंगे,
यहां भी 2s होगा, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन s के होंगे, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन s के होंगे, क्योंकि हर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s के आते हैं। यह बात आप समझ रहे हो भाई? हर शेल में जो है, हर शेल में 2s इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो फॉर फर्स्ट शेल, second shell, third shell and fourth shell, in each shell we have 2 electrons for s subshell, so the total number of electrons, s electrons will be equal to 8। पहले क्वेश्चन का आंसर था 21। नाउ टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है p इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होता है। पहले शेल में p इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, सेकेंड शेल में p आएगा और थर्ड शेल में p आएगा, फोर्थ में तो 2 ही हैं। तो सेकंड शेल के 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन पी के और यहां 9 में से 6 इलेक्ट्रॉन पी के, तो पी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाएंगे? 12। भाई इसके आगे पी है ही नहीं, क्योंकि जो 2 है वो सिर्फ एस के लिए है। एंड टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहां पर 2 एस का है, यहां 8, 2 एस और 6 पी, यहां 2 एस 6 पी और 1 डी का होगा, और यहां भी डी नहीं है, तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा। जरा ओके करेंगे, ये समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, पॉइंट आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल। आपको याद है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? h/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l plus 1, and for your s subshell l will be equal to 0, so on placing this value we will get 0। for 3p orbital, p orbital के लिए l equal to 1, on placing l equal to 1, h/2 पाई l 1 plus 1, तो आपका आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स h/2 पाई। ध्यान रखना, तुम्हें ऑर्बिटल दिया है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना, h/2 पाई l plus 1, और यहां चूंकि तुम्हें शेल दिया है, फोर्थ शेल, तो शेल का एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? शेल का एंगुलर मोमेंटम mvr n टाइम्स h/2 पाई, तो चौथे शेल के लिए कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स h/2 पाई। ध्यान रहे, यहां आपको फोर्थ शेल में निकालना है, तो शेल का एंगुलर मोमेंटम mvr n टाइम्स h/2 पाई, वेयर n इज शेल नंबर, और यहां तुम्हें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है। ओके फाइन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन, कि शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाई, आपको याद होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, व्हाइल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट what? Orientation of electron cloud. And in this question particularly he is asking about the shape of the orbital, so definitely it is azimuthal quantum number L, so the answer is C। चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। Which represents the correct set of quantum numbers for a 4d electron? अगर 4d में एक इलेक्ट्रॉन हो, अगर आपका 4d में कोई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो वहां पर कितने क्वांटम नंबर के जो सेट है उनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट सही हो सकता है? So for 4d it means principal quantum number is 4, एजीमुथल L it is 2 for d subshell। रही बात m की, तो m का वैल्यू +-2 +-1 0 कुछ भी हो सकता है, और स्पिन क्वांटम नंबर +-1/2 हो सकता है। तो अगर आप देखें तो पहला गलत है, दूसरा क्योंकि L का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है। यहां ये सही है, लेकिन सही ये फाइनली होगा क्योंकि S के लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं, तो आपका आंसर है डी। जरा बताएंगे आपको यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया? ओके, आज का डिस्कशन रिलेटिवली आसान है। आज का जो डिस्कशन हम लोग करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो रिलेटिवली सिंपल है, ऐसा कोई बहुत भारी डिस्कशन नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का या तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। एक बड़ी छोटी सी बात पहले तो है
कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम is done on the guidelines of following principle, अबाउ रूल, पाउलीज रूल और होन्स रूल। और ये तुम्हें तीनों समझने हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसकी जो गाइडलाइन है वो तीन है यहां आपके सामने। एक है अबाउज रूल, एक है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और एक है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं, जरा सुनिएगा, ध्यान देना। सबसे पहले मैं अबाउज रूल की बात करूंगा। अबाउ साहब का कहना है, ध्यान दो, अबाउ साहब का कहना है कि आपका जो ऑर्बिटल की एनर्जी है, दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ n प्लस एल एंड प्रोपोर्शनल टू n इफ l इज इक्वल, इफ n इज इक्वल। मतलब किसी भी ऑर्बिट का या ऑर्बिटल का, सॉरी, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी n प्लस एल पर डिपेंड करती है। n प्लस एल रूल भी इसको कहते हैं कि n प्लस एल जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर l इक्वल हो जाए, n प्लस एल अगर इक्वल हो जाए, सॉरी, अगर n प्लस एल इक्वल हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अच्छा ध्यान रखना कि दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस रूल इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब ऐसे एलिमेंट्स के लिए है जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी का क्या रूल है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपको याद है कि आपने बोर्स प्रिंसिपल पढ़ा है, नील्स बोर कॉन्सेप्ट, E इक्वल टू -13.6 Z² बाई n², और इसके आधार पर n बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी। ये पहला पॉइंट हमारा, और ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट आपका एप्लीकेबल है, पहला पॉइंट आपका एप्लीकेबल है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जिसमें टोटल एनर्जी n प्लस एल के प्रोपोर्शनल, एंड इफ n प्लस एल इज इक्वल देन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज शेल नंबर। while for single electron systems, for single electron systems total energy is proportional to n, मतलब n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ये बात आपको पता है। अच्छा, ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, सुनते रहो, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा? जहां एनर्जी कम है कि ज्यादा है? जहां पर एनर्जी क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहे, बिकॉज लेसर द एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। सो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, मीन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट, फॉलोड बाई द ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी। ये बात तो हम समझते हैं। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन पर लगाओगे अबाउज रूल, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लगाओगे बोर्स रूल। जरा समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं आपके लिए, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं आपके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहां पर अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर बात करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सबसे कम एनर्जी वाला होगा 1s, उसके बाद आएगा तुम्हारा 2s और 2p, इसके बाद तुम्हारा आएगा 3s और 3p और 3d, इसके बाद तुम्हारा आएगा 4s एंड 4p एंड 4d एज वेल एज 4f। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और 4s, 4p, 4d, 4f चारों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। 3s, 3p, 3d 3 है, 2s, 2p 1 है, और ये 1s। मतलब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात की जाए तो 2s और 2p की एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि 2s और 2p दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ये बात समझ आई कि नहीं? जरा ओके करो, ये बात समझ आई कि नहीं? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी का ये सीक्वेंस हो जाएगा। अच्छा, यहां पर तुम ये भी देख सकते हो,
यहां पर तुम ये भी दे सकते हो कि यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, यहां 4 है, यहां 9 है, यहां 16 है एंड सो ऑन। पहले शेल में 1s का एक ऑर्बिटल, यहां 2s का एक और 2p के 3 4 ऑर्बिटल, यहां 1 3 और 5 9 ऑर्बिटल। मतलब यहां कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल्स बराबर है n स्क्वायर। मतलब पहले डीजेनरेसी लेवल पर एक ऑर्बिटल, दूसरे डीजेनरेसी लेवल पर 2 स्क्वायर 4 ऑर्बिटल, थर्ड डीजेनरेसी पर 9 ऑर्बिटल, फोर्थ डीजेनरेसी लेवल पर आपके 16 ऑर्बिटल। तो ये लॉजिक तो तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, लेकिन हमको तो अब बात करनी है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बोर्स मॉडल, उस पर बहुत सारी चर्चा हो गई है। तो हमको मेनली मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझना है। जरा देखिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सबसे कम एनर्जी तो 1s की होगी, यह बात सही है। उसके ऊपर 2s का होगा, लेकिन 2p का उसके भी ऊपर होगा। 2s और 2p बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इनका n प्लस l लिखें तो इसका 1s का n प्लस l 1 है, 2s का 2 प्लस 0 2 है, और इसका 2 प्लस 1 3 है। और जैसे जैसे n प्लस l बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। 2p के बाद आपका आएगा 3s, समझो बात को। 3s में भी 3 प्लस 0 बराबर 3 है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 2p और 3s का तो इक्वल है n प्लस l, 2p का n प्लस l 3 और 3s का भी n प्लस l 3, तो आप कह सकते हो इक्वल है। यस बिल्कुल। तो हमारा नियम क्या था कि अगर n प्लस l बराबर हो गया तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा। सो फॉर 2p and 3s as n plus l is equal, so the energy will be higher for 3s. फाइन, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आपका आएगा 3p। अब 3p का n प्लस l निकाला जाए तो है 4। 3p के बाद क्या आएगा? आना तो चाहिए 3d, आइडियली तो आना 3d चाहिए, बट उससे पहले आता है 4s, क्योंकि 4s का 4 प्लस 0 4 है, जबकि अगर आप 3d की बात करोगे तो 3 प्लस 2 5 है। और ये आपका एनर्जी का सीक्वेंस हो जाएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। जरा ओके करो, समझ आया कि नहीं? जरा बताइए, आपको क्लियर हुआ ये? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n प्लस l देखना है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले 4s में क्यों फिलअप किया जाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन 4s में पहले क्यों फिलअप किया जाता है, तो कहेंगे क्योंकि 4s का n प्लस l छोटा है और 3d का n प्लस l ज्यादा है। अच्छा, यहां भी अगर मैं नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल बात करूं तो यहां 1 है, यहां 2 है, नहीं सॉरी, यहां 1 है, यहां 3 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है एंड सो ऑन। मतलब यहां का फर्स्ट डीजेनरेसी लेवल 1, सेकेंड डीजेनरेसी लेवल 1, डीजेनरेसी लेवल का मतलब होता है नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट डीजेनरेसी लेवल 1, सेकेंड डीजेनरेसी लेवल 1, नेक्स्ट थर्ड डीजेनरेसी लेवल 3, फोर्थ डीजेनरेसी लेवल 1, फिफ्थ डीजेनरेसी लेवल 3 एंड सो ऑन। जबकि यहां डीजेनरेसी लेवल लो तो फर्स्ट का 1, इसका 4, इसका 9, इसका 6। तुम हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर हाइड्रोजन माइनस की बात करोगे तो ये लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम while hydride ion is a multi electron system. Hydride ion has 2 electrons now because of this negative charge, so it is a multi electron system and it is single electron system. इसका लिए ये डीजेनरेसी लेवल चलेंगे और इसके लिए ये डीजेनरेसी लेवल चलेगा। क्लियर है? बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है आपको? ये अबाउस प्रिंसिपल मैं समझा रहा हूं आपको। दिस इज बेसिकली अबाउस कॉन्सेप्ट। तो अगर इसको थोड़ा और समराइज किया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा और समराइज करें, ठीक है? जरा देखिएगा। तो फॉर फर्स्ट शेल वी हैव गॉट 1s सब शेल,
For second shell we have got 2s and 2p. For n equal to 3 we have 3s, 3p and 3d subshell. For fourth shell we have 4 subshells, 4s, 4p, 4d and 4f. Fifth subshell, this is 5s, 5p, 5d, 5f and so on. We can also write 5g, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि g की आवश्यकता नहीं है हमें. n equal to 6, 6s, 6p, 6d and so on. And for n equal to 7, और अभी मैं 7 तक ही लिखूंगा क्योंकि इसके आगे भी डिस्कवर्ड नहीं है, इतने हमारे पास एलिमेंट्स ही नहीं है. और फिलिंग का सीक्वेंस क्या है? पहले भरा जाएगा 1s में, फिर भरा जाएगा 2s में, फिर भरा जाएगा 2p, फिर 3s में. देखिए यही सीक्वेंस है. 3p 4s में, उसके बाद 3d 4p 5s में. ये आपकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है. एंड इन द सेम सीक्वेंस वी हैव टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स while writing electronic configuration for any multi electron system. Okay? मतलब सबसे पहले किसको भरेंगे? 1s सबसे पहले भरा जाएगा. उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की. उससे ज्यादा 2p, then this is 3s, 3p, 4s, then 3d और ये ऐसे चलता जाएगा. इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. कीपिंग इन माइंड दैट एनी s सबशेल will have maximum 2 electrons, p subshells will have 6 electrons, d subshells have 10 electrons, and in case of f subshell maximum number of electrons will be 14. So let us take some examples actually, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करिएगा. ठीक है? लेट्स से आपको बोला जाए कि आप जो है वहां पर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो. मेरी बात समझिए पहले. एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, देन यू कैन ट्राई सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो फॉर नाइट्रोजन एटम इट हैज गॉट टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स. विल स्टार्ट फ्रॉम 1s विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेमी कॉलन ऐसे लगाया जाएगा शेल बदलने पर. फिर आएगा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, फिर कॉमा लगा जाएगा. एक ही शेल के लिए कॉमा लगाया जाएगा. इसके बाद आएगा 2p. ऐसे तो यहां 6 रह सकते हैं बट टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 2 2 4 और 3 7. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. जरा लिख के बताओ जल्दी से. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 लिखिए. राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम विद टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स. नोट करें, लिख डालो जल्दी से. सोडियम 11. देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे. नाइट्रोजन मैंने लिख दिया था, अब आपको सोडियम लिखने को मैंने कहा है, देन कैल्शियम, देन वानेडियम, देन कोबाल्ट. और बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है. आपको लिखना है सोडियम विद 11 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम विद 20 इलेक्ट्रॉन्स, वानेडियम विद 23 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन केस ऑफ कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉन्स. तो जरा इन एलिमेंट्स का एनर्जी प्रोफाइल का केयर करते हुए आप लिख डालें देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलो जल्दी से फटाफट, 30 सेकेंड्स. सोडियम विद 11 इलेक्ट्रॉन, सो 1s2, फिर
सेमीकोलन, शेल बंद हुआ, 2s2 एंड 2p6, यहां तक आते आते हो गया 10, और फिर शुरू होगा 3s और एक इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि टोटल तो 11 ही है। कैल्शियम 1s2, सबसे पहले 2, फिर 2s2 और 2p6, ये तुम्हारा सेकंड शेल हो गया। थर्ड शेल में 3s2 और 3p6, आपको याद दिला दूं 3p के बाद 3d नहीं आता है, 3p के बाद 4s आता है। सो इसके बाद आएगा 4s और टोटल 20 करने के लिए यहां 2, ठीक है। वैनेडियम 1s2। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखा होता है कि यहां से लेकर यहां तक के ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आर्गन का होता है। किसका होता है? आर्गन, इनर्ट गैस। तो कई बार इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है कि आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन एंड 4s2। इसका मतलब है कि आर्गन का लिख डालो 18 इलेक्ट्रॉन का, फिर 2 और 4s2 के 20 हो जाएंगे। यह भी एक तरीका है। वैनेडियम 23, 1s2, देखो 2s2 2p6 तक हो जाता है 10, 3s2 3p6 तक हो जाता है 18, फिर इसके बाद आएगा 4s2, ये हो जाता है 20, और 3d इसके बाद आएगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि टोटल 23 है ना, तो 3p6 तक 18 याद रख सकते हो, 4s2 तक 20, और फिर उसके ऊपर 23 है, तो d में 3 आ जाएगा। कोबाल्ट की बात करें तो ऐसे ही लिखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खुद से करो, 4s2 तक आएगा और उसके बाद आएगा 3d7। 1s2 से 4s2 तक टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो उसको दोबारा लिख डालो और 3d7। जरा ओके करो, ये समझ आया? मतलब ठीक है, कर सकते हो, आसान है, ये कोई ऐसा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो तो फिर जल्दी से मुझे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। चलो 2-3 क्वेश्चन यहां और हैं, जरा जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। पहले में आपको बताना है क्वांटम नंबर का कौन सा इसमें सेट गलत है। दूसरा, वाई इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 4s बिफोर 3d। तीसरा है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी, एंड द लास्ट वन इज when 3d orbital is complete the newly entering electron goes into। जब एक बार 3d भर जाएगा तो उसके बाद अगला कौन सा आता है। ठीक है, चलिए शुरू करिए जल्दी से। ओके, तो फर्स्ट में आपको बताना है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज रॉन्ग। अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो शायद बी, क्योंकि अगर n इक्वल टू 2 है तो L2 कभी नहीं हो सकता है, नेवर, क्योंकि L का वैल्यू हमेशा n से एक छोटा रहता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो बी है। अगला क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 4s बिफोर 3d। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भरने के पहले 4s और 3d में 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भरा किस में जाता है? 4s में। बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4s और 3d में 3d is present at higher energy level, and that is the reason why electron is first filled in 4s orbital. But after filling of electrons, after filling
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4s और 3d में एनर्जी ज्यादा हो जाती है 4s की। मतलब हायर एनर्जी लेवल पर कौन हो जाता है? 4s। इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 3d की एनर्जी ज्यादा है तो भरता पहले 4s में है, और भरने के बाद 4s और 3d में एनर्जी ज्यादा है 4s की, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? पहले 4s से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होगा ना, जो दूर होगा न्यूक्लियस से, वहां से निकलता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 4s बिफोर 3d। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, मतलब किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो वो तो आप लोग चेक कर लीजिए। इसमें 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 5s है, तो n+l निकाल लो ना सबका। 5s का n+l 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका शायद 6 और इसका 4, तो सबसे पहले भरा जाएगा 4s में, इसके बाद इन सबका 5 है। अच्छा, सबसे लास्ट में भरा जाएगा कहां? 4d में। अब इन तीनों में अगर जाएं तो जिसका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है वो पहले भरा जाएगा, तो पहले 3d भरा जाएगा, फिर 4s भरा जाएगा, फिर 4p भरा जाएगा। जरा ओके करो, समझ आया आपको? ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है। तो 4s में सबसे पहले, तो 4s 3d, फिर उसके बाद आपका 4p, दिस इज 4p, एंड देन 5s, ये है शायद, हां देख लो यहां पर। ठीक है, तो शायद ये हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन जो लास्ट में है कि 3d में भर गया अगर, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है यार कि हमारे 3d के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, आप इसमें चेक कर लो, इसी में 3d के बाद इलेक्ट्रॉन उसके बाद कहां जाएगा? 4p में जाएगा। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हैं आप बाउज प्रिंसिपल समझने के लिए। अब आपको अगला नियम बताता हूं। पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है? पाउली का अपवर्जन का नियम। देखो जरा, पाउली का अपवर्जन का नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, according to the Pauli's, no two electrons in an atom can have same sets of all the 4 quantum numbers। मतलब किसी भी एलिमेंट में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। कारण, मान लो किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और मान लो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन 1 के लिए n बराबर 1, L0, M0, तो s+1/2, and for the second electron, although principal quantum number, azimuthal and magnetic quantum numbers are equal, but the fourth one, which is spin quantum number, will be different. So according to the Pauli's principle, in any orbital there are maximum 2 electron. In any orbital it may be 3s or 4p, कुछ भी हो, in any of the orbital like 3s or 4p, maximum 2 electrons, maximum 2 electrons रह सकते हैं with the opposite spin। ये पाउलीज प्रिंसिपल है कि किसी भी ऑर्बिटल में चाहे वो s का हो, p का हो, d का हो, देयर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमें फॉलो करना होता है, आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और एक नियम और बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और था, देखो, जिसको कहा जाता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कहा यह गया है हुन्स रूल के बारे में कि इन अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब बराबर एनर्जी के जब ऑर्बिटल आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सच अ मैनर सो एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटिल दे आर अनपेयर्ड दे हैव सेम स्पिन। चलो समझाता हूं मैं इसको। लिखा हुआ है कि इन अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सच अ मैनर सो एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर इन सेम स्पिन। मतलब अगर मान लो p सबशेल के 3 ऑर्बिटल यहां पर होते हैं जो डीजेनरेट होते हैं, मतलब जिनकी एनर्जी बराबर होती है, तो इनका यह कहना है कि पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा, फिर इसके बाद रेपिटेशन शुरू होगा।
मतलब कोशिश करनी है एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरें, उसके बाद पेयरिंग कराएं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी मैक्सिमम एंड दे शुड हैव पैरेलल स्पिन। जैसे डी की अगर बात करें, अगर मैं डी सबशेल की बात करूं और डी सबशेल में टोटल आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं, तो यहां पहला यहां जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। और उसका जो लॉजिक है अगर मैं उस पर भी चर्चा करूं, पहले तो तुम दोबारा समझ लो कि इन अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, जो बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, उनमें पेयरिंग तभी होती है जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। उसका रीजन मैं बताता हूं, उसका रीजन में थोड़ा सा और इलॉबरेट करता हूं, इसको और डिटेल में बताता हूं। लेट से एग्जांपल, लेट से तुम्हारे पास D4 या D5 है, कुछ भी ले लो, लेट से D5 है, ठीक है, D5 है। अब अगर हुंस रूल फॉलो किया जाए, समझो बात को, तो 1, 2, 3, 4, 5 और इन पांचों का जो स्पिन का डायरेक्शन है वो सेम रहना चाहिए। ये हुंस रूल है। अगर तुम हुंस रूल फॉलो ना करो, समझो बात को, तो पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। ऑल्दो ये गलत है और ये सही है, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि वो सही क्यों है। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तुमने पांचों में अलग अलग क्यों रखा? वो अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की पोजीशन ना एक्सचेंज कर सकते हैं। जब चाहे ये वाला उधर चला जाए, वो वाला इधर चला जाए। जैसे अगर मैं यहां पर एक्सचेंजेस की बात करूं, आपस में बदलाव की बात करूं, सुनते रहिएगा, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5 4 एक्सचेंज कर सकता है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, कहीं भी जा सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5 3 एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि 1 के साथ जो एक्सचेंज होगा वो तो तुमने काउंट कर लिया था 1 के ही साथ। तीसरा वाला 4 और 5 से 2 एक्सचेंज कर सकता है, चौथा वाला 5 से 1 और पांचवें वाले के तो काउंट कर ही लिए। तो अगर आप देखो तो यहां टोटल आपके 10 एक्सचेंजेस हो सकते हैं। और यहां पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूं तो एक्सचेंजेस 0 है। क्यों? क्योंकि जब यहां पर पेयरिंग हो गई, तो जब पेयरिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक स्टेबल सिस्टम है। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल सिस्टम नहीं है, लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से एक इलेक्ट्रॉन नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो जब पेयरिंग हो जाती है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, नॉर्थ और साउथ स्टेबलाइज हो जाता है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सचेंज करके स्टेबल होना चाहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सचेंज से स्टेबल हो जाता है। तो यहां एक्सचेंजेस ज्यादा हैं और यहां एक्सचेंज ये नहीं कर पाएगा, एक्सचेंजेस 0 हैं। तो ज्यादा स्टेबल सिस्टम ये है, ये ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, मोर स्टेबल सिस्टम। इसीलिए कहा गया, इसीलिए यह बात कही गई है कि अगर आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरें तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू करेंगे। जैसे अगर इस आधार पर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके दिखाऊं। जैसे देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। जरा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर मैं 6 कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 1s2 है, 2s2 है और 2p2 है। और मान लो मुझे बताना है कि इस कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो s में जो 2 हैं ये तो पूरा 2 पेयर्ड होंगे, यहां भी ये 2 पेयर्ड होंगे, और p ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितना आ जाएगा? 2। चलो जरा ट्राई करो। फास्फोरस 15 में और मैग्नीज 25 में। जरा चेक करिए, जो क्वेश्चन यहां और है फर्दर आपके, कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सीखना इसलिए जरूरी है कि आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही एटम कंबाइन होकर बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड बनाता है। आगे चल के पढ़ेंगे कि जिनके एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बनते हैं।
इसलिए इनको समझना आवश्यक है। तो चलो जरा ट्राई करो। फास्फोरस 15 में और मैग्नीज 25 में जरा चेक करें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने प्रेजेंट हैं। चलो शुरू करो जल्दी से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस एंड मैग्नीज। करिए जल्दी से फटाफट। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसके बाद आपको चेक करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद चेक करना है कि किस एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, जैसे फास्फोरस अगर लिखोगे तो 1s में 2, ये तो पेयर्ड ही है। 2s2 और 2p6 ये भी पेयर्ड हैं। अच्छा एक बात बताएं, जो भी आपको अनपेयर्ड मिलेंगे वो आखिरी शेल में मिलेंगे, लास्ट शेल में। अरे यार अंदर वाले भर गए हैं तभी तो आगे गए हो, तो जो भी अनपेयर्ड है वो लास्ट में आएगा। अब 3s में तो होगा नहीं, उसमें तो 2 ही होते हैं, भर दिया है। 3p में 3 है और 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ही जाएगा क्योंकि पहले तो एक एक जाता है। तो फास्फोरस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 3। मैग्नीज, इसको अगर लिखा जाए तो आपको याद होगा कि 4s2 तक जाते जाते 20 हो जाता है। इसके पहले मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग खुद से लिखकर देख लो कि 4s2 तक जाते जाते 20, तो और उसके बाद आता है 3d और उसमें है 5। अब अगर d के 5 ऑर्बिटल हैं और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो एक एक ही पहले जाएगा ना, क्योंकि पेयरिंग तो छठे पर शुरू होगी। तो मैग्नीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है 6। जरा बताओ भाई ये क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हुआ जो मैंने लिखा है? ओके है आपकी तरफ से? कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो 5 होगा मैग्नीज में, फास्फोरस में 3 अनपेयर्ड है p ऑर्बिटल्स में, और कार्बन में तो खैर 2 मैंने निकाला ही था। चलो जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा समय दो और सॉल्व करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, कि नाइट्रोजन के लिए विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। और आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में 2 होते हैं, 2s में 2 होते हैं और 2p में 3। तो ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से कौन सही है, करेक्ट है, ये चेक करना है। हाँ ठीक है, आप लोग वैसे सही जवाब दे रहे हैं, मतलब लगभग सही है। वैसे मैं एक काम कर ले रहा हूं, ये चेक कर ले रहा हूं कि अबाउ रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, हुन्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, और आपका पाउलीज प्रिंसिपल या पाउलीज रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे पहला वाला अबाउ रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि अंदर 2-2 भरे हैं तब पी में गए हैं। हुन्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन पैरेलल होनी चाहिए, और आप देख रहे हैं कि बीच वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है। और पाउलीज रूल तो फॉलो कर ही रहा है क्योंकि पाउलीज रूल का कहना होता है कि हर ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपोजिट स्पिन में हो। तो यहां 2-2 हैं और अपोजिट स्पिन में हैं, और यहां किसी में 2 है ही नहीं। अगला, ये आपका अबाउ रूल फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि आपका ये वाला ऑर्बिटल भरा नहीं और आप आगे चले गए। ये हुन्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि हुन्स रूल को सिर्फ इस बात से मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल हो, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में हैं। बट ये पाउलीज रूल फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इस ऑर्बिटल में दोनों सेम स्पिन में हैं, जबकि हम कहते हैं पाउलीज रूल से कि एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में। यहां अबाउ रूल फॉलो हुआ,
क्योंकि नीचे वाले भरे तब आप आगे गए। हुंस फॉलो हुआ क्योंकि तीनों में एक एक गया है और स्पिन भी सेम है। और पाउलीज रूल भी फॉलो हो गया क्योंकि हर डब्बे में 2 से ज्यादा नहीं है और वो भी अपोजिट स्पिन में। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, आप बाउ फॉलो हुआ क्योंकि आपने इनको भरा तब आगे गए। हुंस फॉलो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब तक ये वाला भर नहीं जाएगा आप पेयरिंग कैसे करा रहे हैं? जब तक तीनों में एक एक नहीं जाएगा आपको पेयरिंग नहीं करानी है। और पाउलीज प्रिंसिपल भी शायद फॉलो नहीं हुआ क्योंकि इस वाले ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है। तो फाइनली तुम्हारा आंसर है सी। बताओ, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, जरा इसका भी जवाब दे दो। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का भी आंसर दे दीजिए जरा जल्दी से। थर्टीन्थ क्वेश्चन में आपके पास है कि एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी इन द स्टेट इन द सेट, इनमें से किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है? और 14th क्वेश्चन, ये 13 दो बार लिख गया है। 14th क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी ऑर्बिटल विद n इक्वल टू 6 एंड m इक्वल टू 0, ये बताना है। तो देखिए हाईएस्ट एनर्जी तो n प्लस एल रूल से निकाल लो। ये 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 0 5, 4 + 2 6, तो ये आ गया। क्योंकि n प्लस एल का सम जहां ज्यादा है वहीं पे हाईएस्ट एनर्जी होगी। और ये है आपका जब n 6 और m 0 होगा। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि 6th शेल में 6s भी होगा, 6p भी होगा, 6d भी होगा, 6f भी होगा, 6g भी होगा, 1 2 3 4 5 6h भी होगा। लेकिन तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताने हैं p ऑर्बिटल्स जिनका m 0 हो, जिनका m भी 0 हो। तो यार ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर m 0 लें और p ऑर्बिटल लें तो इसमें 6px होगा, 6py होगा और 6pz होगा। और जैसा कि कल मैंने बताया है आपको, कि बस इसी के लिए m 0 होगा और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2। तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, ओके। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट पहले सिखाते हैं, तब फर्दर क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जिसको आप हिंदी में कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से लिखा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट इसको म्यू से लिखते हैं। मैंने कहा है कि आपका मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में एक साथ स्टेबलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ नॉर्थ या साउथ पोल होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, तो ऐसे कंपाउंड्स को डाया मैग्नेटिक कहते हैं। डाया मैग्नेटिक हिंदी में बोला जाता है प्रतिचुंबकीय। और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रखा जाए तो ये हल्का सा रिपेल होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर वहां पर 0 है, मतलब उसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, इसका मतलब उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचा है। क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो नॉर्थ पोल है तो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ है तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 नहीं है तो ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है पैरा मैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय। हिंदी में कहें तो अनुचुंबकीय। और इनके लिए कहूंगा कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड।
दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो आप ये जान लो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इस पीसी को बोला जाता है डायमैग्नेटिक, और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं रिपेल होता है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो नहीं है तो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, और ये वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एन एन प्लस 2, एन एन प्लस 2, और इसका इकाई भी है बी एम। यहां पर बी एम का मतलब है, यहां पर बी एम का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन ये इकाई है, और जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक मैग्नेट की तरह है और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण स्क्वायर रूट ऑफ एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन है। बीएम का मतलब बोहर मैग्नेटॉन, और यहां एन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक दो बात और सुनो फिर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। एक दो पॉइंट और सुनिएगा। एक दो पॉइंट और ये हैं कि एक टर्म आता है, एक टर्म है वहां पर टोटल स्पिन। टोटल स्पिन जरा समझिए, टोटल स्पिन इसको कैपिटल एस से लिखते हैं। देखिए अगर किसी ऑर्बिटल में मान लो यहां पर आपके पास एक डी ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है और D7 है, तो 1 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए जिन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है इनकी वजह से कोई स्पिन नहीं आती है, क्योंकि 1 + 1/2 1 - 1/2 कैंसिल हो गया, 1 + 1/2 1 - 1/2 कैंसिल हो गया। लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन सेम होता है और कैंसिल भी नहीं होता है। मतलब अगर ये 1/2 + 1/2 है तो ये भी +1/2, तो ये भी +1/2। तो टोटल स्पिन का फॉर्मूला है 1/2 टाइम्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक अनपेयर्ड तो 1/2, 2 अनपेयर्ड तो 1/2 + 1/2, 3 अनपेयर्ड तो 3 बार जोड़ो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल होती है, मतलब वो सेम स्पिन में होते हैं, तो उनकी स्पिन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन कैंसिल हो जाती है। ओके, और एक लास्ट टर्म है, बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसके बारे में स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसके बारे में आगे हम काफी चर्चा करेंगे कुछ एक और टॉपिक्स में। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स टोटल स्पिन + 1, मतलब 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन + 1, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स + 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर है 2s + 1, ठीक है, 2s + 1। s है टोटल स्पिन, 1/2 इंटू अनपेयर्ड, 1/2 2 कैंसिल हो गया, तो n + 1 इज टोटल आपकी क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और काफी इस्तेमाल भी करेंगे, वो देखा जाएगा। फिलहाल तुम टोटल स्पिन देख लो, तीनों का ऐड हो गया 1/2 1/2 1/2। ध्यान रहे प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है टोटल स्पिन में। टोटल स्पिन में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं सर, मैग्नीट्यूड बताते हैं। और एक फार्मूला मैंने यह बताया है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट n+2 बोहर मैग्नेटॉन के बराबर होता है। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए अब आप लोग जरा ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिए, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? चलो ट्राई करो। आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और एक बार जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन हो जाएगा, एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा, तो उसके आधार पर आप मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगा के निकाल लोगे। तो पहले केस में आपको मैग्नीज दिया है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, जैसा कि मैंने लिखा था। ध्यान रहे कि एग्जाम में एटॉमिक नंबर नहीं दिया होता, आपको पता होना चाहिए।
और आपको यह पता है कि 4s2 तक जाते जाते 20 होता है, तो उसके बाद आएगा 3d5। तो इसके आखिरी शेल में लास्ट में यह स्थिति कुछ बनती नजर आ रही है। ओके, अब अगर आप बात करोगे मैग्नीज +3 की, तो मैंने कहा है कि यहां +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जैसा कि बातचीत हमारी हो रखी है कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा 4s से ही पहले होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको 3 निकालने हैं, 2 ये निकल गए, 1 यहां से, तो बचेगा 3d4। और 3d4 का मतलब d में अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हुन्स रूल से चारों अलग अलग आएंगे, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा, और म्यू इक्वल टू 4 ब्रैकेट 4 + 2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेटॉन। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, इसके लास्ट में 4s1, और ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जिस पर अगली क्लास में चर्चा करूंगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, अगली क्लास में चर्चा करूंगा। 4s1 3d10, और अगर कॉपर +2 लिखोगे तो 2 निकाल दो, तो एक 4s से गया क्योंकि पहले 4s से जाएगा, और 3d में एक जाएगा तो 9। इनको अगर फिलअप किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1। और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके आप मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल ही सकते हो। नेक्स्ट, अगला एटम जो आपको दिया हुआ है, इट इज आयरन 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लास्ट में आएगा 4s2 और 3d6, और आयरन +3 3 निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s से, 1 d से, बचेगा 3d5, क्योंकि हमेशा s के इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, तो 3 निकालना है, तो 2 s के और 1 d का, ये 3 चले गए। और अब d5 में 5 ही ऑर्बिटल ही होते हैं, और यहां पर अगर आप सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में रखोगे तो अनपेयर्ड आ जाएगा 5, उससे मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। वाइनेडियम इज 23, और लास्ट में है 4s2 और 3d3। वाइनेडियम 23 है, लास्ट में ये आएगा, और वाइनेडियम +3 करोगे तो 3 यहां निकलेगा, तो 3d में 2 बचेगा, s के 2 और d का 1 चला गया। अब d में अगर 2 है और ऑर्बिटल्स का नंबर 5 है, और यहां एक एक रखें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 2 होगा, और उससे आप निकाल सकते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट। जरा ओके करो, ये समझ आया तुम लोगों को जो एक्सप्लेन किया मैंने, या कुछ परेशानी है तो बोलें। ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अगले क्वेश्चन में प्रेडिक्ट टोटल स्पिन ऑफ ईच कॉन्फ़िगरेशन। हर एक केस में टोटल स्पिन बताओ। आसान है ना यार। इसमें अगर आप देखो तो एस में 2 भरोगे, अनपेयर्ड आएगा 0, और टोटल स्पिन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ अनपेयर्ड +1, तो 0 + 1 तो हो जाएगा 1। यहां भी चेक करो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहां भी टोटल स्पिन 1। यहां चेक करो तो सिर्फ d5 में अनपेयर्ड है, बाकी सब जगह भरा हुआ है, बाकी सारे डब्बे भरे हैं, और d5 में अनपेयर्ड 5 होंगे, क्योंकि सभी जगह पहले एक एक ही जाएगा ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएगा, और टोटल स्पिन अनपेयर्ड +1 तो हो जाएगा 6। मतलब अनपेयर्ड निकाल लो और उसमें 1 जोड़ दो। ये सारे क्वेश्चन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला है कोबाल्ट 27 होता है यार, तो कोबाल्ट अगर 27 है तो 4s2 और 3d में आएंगे 7। अगर आप d में 7 इलेक्ट्रॉन भरें, डब्बे हैं 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके अनपेयर्ड 1 2 और 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा 3। जब तुम कोबाल्ट प्लस करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां से? पहले 4s से निकलता है, 3d से नहीं, ख्याल रहे। तो अब आपका देखो 4s1 में भी 1 अनपेयर्ड हो जाएगा, और d में जो स्थिति है d7 की, वो तो अभी भी वैसे ही रहेगी। तो 1 अनपेयर्ड s का और 3 आपके d के अनपेयर्ड हो जाएंगे 4। आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट +2 का मतलब 1 और निकालो, तो फिर से 3d7 बचेगा, और अनपेयर्ड अगेन 3, क्योंकि s वाला तो गायब हो गया। और जब तुम कोबाल्ट +3 करोगे तो अब d से 1 निकलेगा, और ये हो जाएगा 3d6। और अगर आप d में 6 इलेक्ट्रॉन भरें,
1 2 3 4 5 6, तो शायद अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा 4। तो ये सारे क्वेश्चन अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बताएं, टोटल स्पिन कैसे बताएं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 1 मिनट, यहां पर मैंने टोटल स्पिन नहीं, इसको थोड़ा मैं करेक्ट करूंगा। ये जो मैंने बता दिया आपको, ये टोटल स्पिन नहीं था। 1 मिनट, दिस वॉज योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो मैंने बताया था यहां, ये आपका था स्पिन मल्टीप्लिसिटी n+1 के बराबर जो होता है। तो ये जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, SM लिख सकते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और आपसे क्वेश्चन में शायद पूछा गया है टोटल स्पिन, आई थिंक। तो टोटल स्पिन तो होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड, जो कि यहां 0 हो जाएगा। टोटल स्पिन यहां भी 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड, जो कि 0 है यहां, तो 0 हो जाएगा। और यहां टोटल स्पिन हो जाएगी 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5, तो 5/2 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल स्पिन पूछा है या फिर वहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा है। ठीक है, चलो खैर, एक लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि वानेडियम का एक कंपाउंड है और मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो बताओ वानेडियम का जो है उस पर चार्ज क्या होगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। समझो, वानेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, लास्ट में होता है 4s2 और 3d3, s में लास्ट में है 2 और d में है 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है 3। बात समझने की कोशिश करिएगा। बट आपसे कहता है, जैसे यहां तो अनपेयर्ड 3 है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इसके कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है। पहली बात तो मैग्नेटिक मोमेंट की मदद से तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे। कैसे? या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, स्क्वायर करके और सॉल्व करो, अनपेयर्ड निकालो। या ऐसे सोचो कि 1.73 √3 के बराबर है, और अगर ये √3 के बराबर है तो आप चेक कर सकते हो n बराबर 1 होगा, गेस कर सकते हो ना, n बराबर 1 होगा। तो अब तुमको वानेडियम में ना एक अनपेयर्ड चाहिए और वानेडियम में है 3 अनपेयर्ड। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वानेडियम में एक अनपेयर्ड आएगा कैसे। समझो बात को, वानेडियम के आखिरी शेल में 4s में 2 और 3d में 3 हैं। वानेडियम के पास 3 अनपेयर्ड हैं, लेकिन मुझे इसका एक अनपेयर्ड चाहिए, बाकी निकाल देने हैं। तो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकालें कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा। सोच के बताओ, चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि इसके पास अनपेयर्ड एक ही बचे। यस, बिल्कुल, और अच्छे से सोचा है आपने, दैट्स गुड। क्योंकि जनरली लोग क्या कहते हैं कि d ऑर्बिटल से 2 निकाल दो। जनरली लोग कहते हैं कि d ऑर्बिटल से यहां 2 निकाल दो तो एक अनपेयर्ड बचेगा, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल d से पहले नहीं होता है। कहां से होता है? 4s से होता है। इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो d के पहले s से होता है। और अगर तुम s से निकालोगे, जैसे s से 1 निकाल दो तो अनपेयर्ड 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड घटने के बजाय अनपेयर्ड बढ़ जाएंगे। अगर s से पहला निकालें तो यहां 1 1 1 1 बचेगा। अगर s से 2 निकालें तो ऐसे आएगा। अब अगर d से निकालना शुरू करें तो यहां ऐसे आएगा, और अगर d से एक और निकालें तब यह स्थिति आएगी। बात को समझो, तुमने पहले s ऑर्बिटल से 1 निकाला तो अनपेयर्ड बढ़ के 4 हो गए, अनपेयर्ड बढ़ के यहां 4 हो गए, क्योंकि d में तो 3 था ही, 1 s में आ गया। अगर तुम s से एक और निकालोगे, s से एक और निकाल दिया तो s में हो गया 0, तो d के 3 अनपेयर्ड आपके पास फिर आ गए। अगर एक और निकालें, अब s से तो दोनों निकल ही गए, पहले तो s से ही निकालना था, अब d से निकालना शुरू करो तो अनपेयर्ड देखो 2 बचे, और अगर d से एक और निकालो तो अनपेयर्ड 1 आएगा। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। और वानेडियम के पास लास्ट में बस 3d में 1 बचेगा, 3d1, 4s में बचेगा ही नहीं, 3d1 बचेगा। और वानेडियम पर चार्ज कितना आ जाएगा? +4। मतलब उस कंडीशन, उस कंपाउंड में
ये भी कह सकते हो कि उस कंपाउंड में वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है। ओके करिए, समझ आया आपको यहां तक? ये बात यहां तक क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके, तो आज के डिस्कशन में हमने मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए इस पर चर्चा की है, विद द हेल्प ऑफ अबाउस प्रिंसिपल, पाउलीस प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसी के साथ साथ हमने बात की है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेड इलेक्ट्रॉन की मदद से मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल स्पिन और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये आज का कंप्लीट डिस्कशन हमारा था। इसके आगे नेक्स्ट डे अभी कॉन्फ़िगरेशन पर और बातचीत करेंगे। कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे एक्सेप्शनल है, जिनमें से एक आया भी आज। तो ये चर्चा हमारी नेक्स्ट डे जारी रहेगी, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।